गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। तो आईटी ट्रेंड्स में इस समय जो हम पढ़ रहे थे ई कॉमर्स, मैंने आपको बताया हुआ था स्टूडेंट। और आज जो हमको पढ़ना है मेथड ऑफ फंड ट्रांसफर इन इंडिया। जब हम ई कॉमर्स का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमको कहीं ना कहीं फंड यानी कि पेमेंट करने की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से। तो एक्चुअल में जो फंड ट्रांसफर किया जाता है कंपनी को या जो आप पेमेंट करते हैं वो इंडिया में 3 तरीके के होते हैं स्टूडेंट। वो कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस। ये तीनों कब हमको यूज करना चाहिए और कब यूज किए जाते हैं इनके बारे में जानते हैं कि आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है और आईएमपीएस क्या होता है। बैंक भी इन्हीं मेथड का यूज करती है मोस्टली। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म हुआ। इनमें मनी ट्रांसफर करने के कुछ निर्देश होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके आधार पे हम आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस में पैसे को तुरंत अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन फंड ट्रांसफर करने की इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आधार पर ही पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे एक दिन में कम से कम 2 लाख ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सुविधा बिजनेसमैन को मिलती है, जो बिजनेस जिनका लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बिजनेस होता है, वो लोग इसको यूज करते हैं। उपयुक्त दोनों सेवाएं बैंकिंग समय अनुसार काम करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आरटीजीएस और जो नेफ्ट है, यदि मैं बात करूं, ये दोनों जो हैं, ये एक्चुअल में जब बैंक आपका ओपन होगा, छुट्टी नहीं होगी, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि बैंक से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक भी आरटीजीएस करता है कि स्टूडेंट। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब हमको अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर करना हो, 2 लाख या 2 लाख से अधिक ट्रांसफर करना हो, बैंक की कंडीशन के आधार पर जब बैंक आपका ओपन होगा तभी ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा नेफ्ट, इसका मतलब देखिए क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर एक साथ नहीं किया जा सकता है, बल्कि बैचेस में करने की व्यवस्था की गई है। एक साथ पूरा फंड ट्रांसफर नहीं होगा, बैच बनाकर आपको ट्रांसफर करना होगा, जो कि वित्तीय संस्थान विशेषकर बैंक द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। इसको नेफ्ट जो यूज करता है, कौन करता है? बैंक यूज करता है। इस सर्विसेज के जरिए आप देश में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से किसी भी अन्य बैंक में आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इसका यूज नेफ्ट का जो बैंक का है मोस्टली यूज करती है। और जब उसको अपनी ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में कुछ पैसे भेजने होते हैं तो किसका यूज करती है? नेफ्ट का। और ये दोनों फैसिलिटी मैं यहीं पे आपको बता चुका हूँ, चाहे वो नेफ्ट हो चाहे आरटीजीएस हो, ये दोनों जो यूज की जाती है, कब की जाती है? जब आपके बैंक ओपन होंगे तभी। अब एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है आईएमपीएस, ये हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। हम मोस्टली इस सर्विसेज को यूज करते हैं। कैसे, आपको बता दूं मैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज रखा गया है। कभी भी कहीं से भी फंड का तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि ये फैसिलिटी यदि आपके पास है आईएमपीएस की, तो आप कभी भी 24/7 और कहीं भी किसी भी जगह पे कभी भी फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आरटीजीएस की तरह ही काम करता है, परंतु नेफ्ट का विकल्प है। और ऑनलाइन खाताधारकों की सुविधा के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं या उनके ऐप्स यूज करते हैं, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ताकि ब्रांच बंद होने की स्थिति में भी, यदि बैंक आपका बंद है, तब भी आप पैसे को क्या कर सकें? ट्रांसफर कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि आप संडे हॉलीडे है तो आज हम पैसा नहीं दे सकते हैं। ऑनलाइन आपको आज संडे को ऑर्डर करना है तो पेमेंट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए आईएमपीएस फैसिलिटी रखी गई है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। आप इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके जरिए आप किसी भी समय कहीं से भी आसानी से सुरक्षित तरीके से फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि इसका इस्तेमाल आप दिन में 24 घंटे में कभी भी अवकाश के दिन में भी कर सकते हैं।
इसे आप अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एटीएम से आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। आप जो भी यूज करते हैं आईएमपीएस की सर्विसेज मोस्टली यूज करते हैं, और जो करंट अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो लोग, बिजनेसमैन, वो आरटीजीएस से यूज करते हैं या फिर बैंक आरटीजीएस और नेफ्ट का यूज करती है। इसके माध्यम से रजिस्टर्ड आईएमपीएस, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा बैंक में और ओटीपी आएगा, उसी के आधार पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, देश में कहीं भी फंड को ट्रांसफर किया जाए। ओके, तो मोस्टली ये 3 सर्विसेज हमारे देश में यूज होती हैं फंड ट्रांसफर के लिए, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हाउ ई पेमेंट सिस्टम वर्क। ई पेमेंट कैसे वर्क करता है ये आपको मैं बता देता हूँ। आप वैसे भी पेमेंट करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसे वर्क करता है। कार्ड होल्डर, मतलब जिसका एटीएम हो या क्रेडिट कार्ड हो, जो होल्डर हो, कार्ड उपभोक्ता जो पहचान, खरीदता, प्रोडक्ट, सर्विसेज लेना चाहता है। मर्चेंट, व्यापारी, वह व्यक्ति या व्यवसाय जो कार्ड को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचता है। ओके, कार्ड होल्डर एक तरह से आप हो गए, जो सर्विसेज प्रोडक्ट खरीदता है, जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो कार्ड होल्डर हो जाएंगे। और मर्चेंट आपका कौन हो गया, जहां से आप खरीद रहे हैं। ईश्वर, वित्तीय संस्थान जो कार्ड धारक को पेमेंट कार्ड प्रोवाइड करता है, आमतौर पे ये बैंक होता है। जैसे 3 लोग हो गए यहाँ पे, जैसे हम मान लीजिए अमेजोन से खरीद रहे हैं, तो मर्चेंट हो गया, अमेजोन हो गया जहाँ से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं तो हम कार्ड होल्डर हो गए। ईश्वर कौन होगा, बैंक। पैसा आपका कौन इशू करेगा, बैंक। आप उस कंपनी से फिर खरीदेंगे तो उस कंपनी को पैसा भेजेंगे, लेकिन आप तो दे नहीं रहे हैं, किसके माध्यम से दे रहे हैं, बैंक। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बैंक। आप बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, तो इशू जो करता है वो कौन करता है, स्टूडेंट, बैंक। एक्वायरिंग ए मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइडर, ये दोनों प्रोवाइड कौन करता है, जो भी आपका बैंक होगा वहीं से आपको कार्ड और मिलेगा। पेमेंट प्रोसेस की यदि मैं बात करूं तो पेमेंट प्रोसेस, कार्ड धारक अपने व्यापारी के बीच में आधिकारिक लेन देन की संभावना रहती है, आप अपना लेन देन कर सकते हैं। गेटवे ऑफ पेमेंट, पेमेंट के लिए कोई भी गेटवे ट्रांजैक्शन आप यूज कर सकते हैं। पेमेंट की बहुत सारी आजकल प्रोसेस में जो यूज किए जाते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं, भीम यूपीआई यूज कर सकते हैं, यूनियन बैंक ऐप यूज कर सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर बैंक का ऐप आप यूज कर सकते हैं। अब कस्टमर एक्शन क्या होगा, प्रोसेस तब शुरू होती है जब कोई कस्टमर मर्चेंट साइन पर जाता है और आइटम को, प्रोडक्ट खरीदता है, और खरीदने के बाद उसके पेमेंट पर क्लिक करता है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद उसका एक फॉर्म खुलता है, उसको आप फिलअप करते हैं, फिर कार्ड नंबर वगैरह, ये एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड, एड्रेस, ये आपको पूछा जाता है। जब पेमेंट करने का मेथड आपको बताना है स्टूडेंट, पेमेंट करने के लिए जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर पेमेंट के लिए पूछता है, पेमेंट प्रोसेस लिख के आता है उसमें। पेमेंट प्रोसेस पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूरी डिटेल मांगेगा, कार्ड होल्डर और उसका नंबर, एक्सपायरी डेट। जब आप इसको फिलअप कर देंगे, कस्टमर जब उसको क्या कर देता है, फिलअप कर देता है, तब देखिए क्या करता है, ऑपरेटर द्वारा पेमेंट को वेरीफाई किया जाता है। गेटवे जो आप यूज कर रहे हैं, उस गेटवे के द्वारा उस पेमेंट को वेरीफाई करेगा कि आपने जो डिटेल डाली है वो डिटेल एक्चुअल में सही है या नहीं। फिर क्या होता है, जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि यदि कोई भी पेमेंट में ट्रांजैक्शन सही नहीं होता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, गेटवे, यानी कि बीच में बैंक जो आपका ट्रांजैक्शन कर रहा है, इशूअर, वो जो वेरीफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट को आगे भेजता है। ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट से पेमेंट प्राप्त करता है, यानी कि जब आप बैंक से पेमेंट भेज देते हैं तो उसको प्राप्त मिल जाता है ई पेमेंट, और पेमेंट मिलने के बाद आपके डायरेक्ट आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ई पेमेंट इनसे सबसे फास्ट और सुरक्षित है, क्योंकि आपका जब पैसा यहाँ से डिटेक्ट होगा तो उसके अकाउंट में जाकर के जब पहुंचेगा तो वो चेक कर सकता है, आपके यहाँ से जब अकाउंट से पैसा कटेगा तो आप भी देख सकते हैं कि पैसा डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मेथड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड कई प्रकार के हैं, कई तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत से लोकप्रिय ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी चलते हैं, स्मार्ट कार्ड भी है। तो ये जैसे क्रेडिट कार्ड पाया जाता है, आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं।
ये आपको मालूम ही है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है एक्चुअल में, जो आपका बना होता है, बैंक से आप क्रेडिट लेते हैं, उस बेस पे जारी होता है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेबिट कार्ड, ये पेमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड का यूज करके भी पेमेंट किया जा सकता है। तो ये पेमेंट करने के मेथड है स्टूडेंट। ई वॉलेट का यूज करके भी हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एक बार कस्टमर को वॉलेट प्रोफाइल में रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता होती है। जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो आसानी के साथ उसका यूज करके उसका पेमेंट कर सकता है। जैसे जीपे हुआ आपका, है ना, यूपीआई भीम भी हुआ, और भी बहुत सारे ई वॉलेट चलते हैं। नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, यदि आपने डायरेक्ट बैंक से नेट बैंकिंग लिया है तो नेट बैंकिंग का यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे भी ई वॉलेट में आता है स्टूडेंट। तो आप इनमें से कोई भी मेथड, चाहे वो क्रेडिट में कार्ड से यूज करें, चाहे डेबिट से करें, या ई वॉलेट से करें, या नेट बैंकिंग से करें, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ई पेमेंट जब हम करते हैं तो हमको उसके एडवांटेज क्या मिलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये बात करते हैं स्टूडेंट। एडवांटेज ऑफ ई पेमेंट। तो एडवांटेज की यदि बात मैं करूं तो अधिक प्रभावी और कुशल लेन देन, यानी कि एक क्लिक में पैसा पहुंच जाता है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता कि बैंक में जाएं, जमा करें, या उसके पास देने जाएं। बहुत सुविधाजनक है, आसानी के साथ पैसा का ट्रांजेक्शन हो जाता है, ये हमको बेनिफिट मिलता है। पेमेंट जो होता है आपका डायरेक्ट, आप चेक भी कर सकते हैं आज की डेट में कि पेमेंट उसके पास पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा, हमारे अकाउंट से पेमेंट कटा कि नहीं कटा। ये सारी फैसिलिटी हमको डिजिटल इंडिया के कारण मिलती है। हमें समय जो लगता, समय वो समय की बचत होती है। तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के बेनिफिट हमको मिलते हैं। ओके, अब देखिए डिसएडवांटेज की यदि बात करूं मैं, तो डिसएडवांटेज, एक मेजर जो डिसएडवांटेज है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था आपको, ई ई कॉमर्स में ही वो डिसएडवांटेज है, सर्टिफिकेशन। कहीं ना कहीं डर बना रहना, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ई कॉमर्स के अंतर्गत फ्रॉड तो कहीं ना कहीं होता ही है। फ्रॉड का प्रतिशत 30% बढ़ रहा है, यानी कि वो 30% तक बढ़ चुका है। यदि आप सुरक्षित नियमों का पालन नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी कहीं गलती किया, या कोई दूसरे ने लिंक प्रोवाइड किया, आपने उसको ओपन किया, मैंने आपको साइबर क्राइम के अंतर्गत भी पढ़ाया था, और आप उसमें जाकर के पेमेंट कर दिया है, उसको ओटीपी बता दिया, अपना पासवर्ड बता दिया, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे नुकसान झेल सकते हैं, और आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है आपका सही पेमेंट ना हो। तो इसलिए इसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिसको नॉलेज है वही लोग सुरक्षित पेमेंट कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आपसे कोई भी डिटेल कोई व्यक्ति मांग लेता है, तो ओटीपी, सीबीसी नंबर या कार्ड नंबर, तो वो फिर ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से आपके अकाउंट से कर सकता है, और जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा डर फ्रॉड का इसमें रहता है स्टूडेंट, बाकी तो सारे एडवांटेज ही हैं इसमें। लेकिन यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, और किसी को अपने ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है इसको शेयर नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आसानी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता, इंटरनेट की भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या पुअर कनेक्शन है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए इसमें इंटरनेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका पेमेंट सिस्टम हुआ। अब नेक्स्ट मैं आपको बात करने वाला हूँ वायरलेस कम्युनिकेशन, थर्ड यूनिट में। हम फर्स्ट सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे, मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, मैंने ये यूनिट पूरी यही पढ़ा दिया था, और ई कॉमर्स अभी मैंने ये भी पढ़ाया था, लेकिन एक बार रिवाइज करा दिया। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट बताया, पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, यूपीआई, भीम, ये वॉलेट मैंने बताया आपको, इनका आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं इनकी प्रोसेस भी आप बता सकते हैं। यूपीआई के अंदर फोन पे भी आता है, ये सारी यूपीआई बेस पे ही काम करते हैं। और भीम भी है, पेटीएम भी है आपका, और साथ में
जी गूगल पे जो ऐप आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग भी मैंने आपको समझाया। इस प्रकार से हमारी ये सेकेंड यूनिट भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? जैसे ब्लूटूथ, जिनमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, बिना वायर का यूज किए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे आपका ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, वाई मैक्स हुआ, लाईफाई हुआ, मोबाइल टेक्नोलॉजी 2G 3G 5G, ये तो इनके बारे में आज हम जानते हैं। क्या है स्टूडेंट? वायरलेस कम्युनिकेशन आज की डेट में सबसे बढ़ता हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है आप वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज करके अपने इंटरनेट को शेयर कर लेते हैं, डेटा को शेयर कर लेते हैं। ये वायरलेस ही है। बिना वायर के कनेक्ट किए हुए आप अपने मोबाइल को सीधे लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी डेटा को पहले तो ब्लूटूथ का यूज किया जाता था, आज सबसे ज़्यादा वाईफाई का यूज किया जाता है क्योंकि डेटा ट्रांसफर रेट अधिक है और वही ब्लूटूथ का डेटा ट्रांसफर रेट कम था। वायरलेस कम्युनिकेशन की यदि मैं बात करूं, बिना केबल के किसी भी डेटा को एक स्थान से दूसरे या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है। और 19 जो सेंचुरी है, 19वीं सदी, उसमें पेश किया गया था इसको और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें कई प्रकार के वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। साउंड भी, और आपका मोबाइल भी हुआ, टावर भी हुआ, आज जो फोन हम यूज कर रहे हैं वो भी वायरलेस है। नहीं तो पहले जो टेलीफोन होते थे उसके लिए वायर आती थी, उससे टेलीफोन कनेक्ट होता था, तब हम जाके बात कर पाते थे स्टूडेंट। आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, मोबाइल किसी टावर से डायरेक्ट केबल के माध्यम से कनेक्ट नहीं है बल्कि वो वायरलेस ही है। वायरलेस कम्युनिकेशन के कई एग्जांपल्स हैं। टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कुछ। IR वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बास्केट रेडियो, टेलीविजन भी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। आज की डेट में आप टेलीविजन जो देख रहे हैं सैटेलाइट से वो भी वायरलेस है। माइक्रोवेव रेडियो, ब्लूटूथ, बहुत सारे ऐसे हैं। ये देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपने देखा है, ऐसे सैटेलाइट का यूज किया जाता है। सेल्फ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में व्यापक फैला हुआ है, जिससे यूजर पृथ्वी पर लगभग जुड़े हुए हैं और इससे जो सिग्नल होते हैं उनको भेजा जाता है। इस तरीके से सैटेलाइट को यूज किया जाता है। यह ट्रांसमिटेड सिग्नल होते हैं, अपलिंक यूज होता है, कितने किलोमीटर तक ये रिसीविंग एंटीना होता है, ये उसको रिसीव करते हैं। इसी प्रकार से इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ये देखिए आप एक आज की डेट में तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, एक ऐसी डिवाइस आ गई है वायरलेस कम्युनिकेशन की, इंफ्रारेड, आप उसको रख सकते हैं। एयरटेल भी प्रोवाइड करता है, जियो भी प्रोवाइड करता है। उस डिवाइस को रखने के बाद उससे आप सारे डिवाइसेस आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उसी से आप मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन भी, कैमरा भी, टेलीविजन भी, कंप्यूटर भी, जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सारे डिवाइसेस उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइसेस वायरलेस डिवाइसेस होती हैं। इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन IR विकिरण के माध्यम से एक उपकरण प्रणाली है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है, जो इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करता है। इसमें हम टेलीविजन भी चला सकते हैं, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी और मोबाइल भी। ब्रॉडकास्टिंग रेडियो, ये आपको मालूम ही है, एक एंटीना लगा होता है ट्रांसमीटर, उससे आप रेडियो, जो रिसीवर एंटीना लगे होते हैं रेडियो पे, वो उसको रिसीव करते हैं तरंगों से, जिसके माध्यम से रेडियो को सुना जाता है। रेडियो भी वायरलेस के अंतर्गत आने वाला एक डिवाइस है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा स्टूडेंट, और जो हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया है माखनलाल के, वो नोट्स भी मैंने आपको भेजा था, उसको भी आप पढ़िएगा और ये भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, ये देखिए FM फैसिलिटी भी चलती है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये देखिए इस तरीके से ये कम्युनिकेशन यूज होता है। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। वाईफाई, ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वाईफाई डिवाइसेस एक रख दिया
उसी से मैंने कंप्यूटर, लैपटॉप जितने सभी कनेक्ट हो सकते हैं आसानी के साथ डेटा को यानी कि देखा जाए तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसका यूज डेटा को ट्रांसफर करने के लिए स्टूडेंट किया जाता है। हम आसानी के साथ डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल मैंने आपको बताया है, मोबाइल भी आज जीपीएस भी इसके डिवाइस चलने लगा है। जीपीएस के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, या किसी भी जो आजकल व्हीकल हैं, व्हीकल्स में जीपीएस सिस्टम यूज किया जाता है जिससे हम उसको ट्रेसिंग कर सकते हैं कि व्हीकल चल रहा है, कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है। और प्लस मोबाइल तो एक इम्पोर्टेंट है ही है वायरलेस का, मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल जो है हमारा, इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट हम इसको वायरलेस से कनेक्ट होता है और हम बात करते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी वायरलेस के अंतर्गत आने वाला टेक्नोलॉजी है और ब्लूटूथ का यूज भी वायरलेस में किया जाता है। सभी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लाइफाई। ये तो बाकी सभी आपके यूज किए हुए वायरलेस कम्युनिकेशन थे। लाइफाई जिसका पूरा नाम होता है लाइट फ्रेंडली, ये लाइट के वेव पे डेटा को ट्रांसफर करता है। हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका यूज जो होता है लाइट बल्ब से निकलने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि यदि लाइट जला दी जाए, उस लाइट के अंतर्गत यदि आप आ जाएंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर होगा, और उस लाइट से यदि आप बाहर चले जाएंगे तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो लाइफाई भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट, आगे आने वाले समय में बहुत टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वाईफाई और सेंसर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है और आज स्मार्ट होम बनाए जा रहे हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। स्मार्ट होम मतलब आप जब आए घर पे तो ऑटोमेटिक लाइट चलने लगे, पंखा चालू हो जाए, एसी चालू हो जाए, जैसे आप घर से जाएं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ताला बंद हो जाए, आपका घर पैक हो जाए, आप मोबाइल से अपने घर को एक्सेस कर सकें, देखते रहें, ऐसी टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका वाईफाई, वायरलेस कम्युनिकेशन, और साथ में दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसके अंतर्गत उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी होना चाहिए। जैसे आज आप गूगल में सीधे बोल देते हैं, आप चाहे हिंदी में बोलें चाहे इंग्लिश में बोलें, वो लिख देता है, ट्रांसलेट कर देता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। कहीं ना कहीं उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई। यहाँ तक कि आज गूगल में कैमरा भी दे चुका है, आप स्कैन कर देंगे और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है स्टूडेंट, और इस टेक्नोलॉजी से हमको कहीं ना कहीं कई प्रकार के बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा स्टूडेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन तक। नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगा इसके आगे आपको मैं यहाँ पे बता दूँ सिलेबस में, ये वायरलेस कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया। टेक्नोलॉजी 2G 3G 4G सर्विसेज क्या होती हैं, IME क्या होता, सिम क्या होता, IP टेक्नोलॉजी क्या होता, सॉफ्ट फोन, वॉइस मेल, ये मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।